हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल तब्दीलियां, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और भी कुछ ही दिन रह गए, हार्डली एक या हफ्ता या 10 दिन उनके रह गए। उसके बाद 9 तारीख को वो चले जाएंगे। क्या क्या कह रहे हैं, गवादर भी गए थे, बहुत एक इम्पोर्टेंट वहां पे स्पीच की थी कि गवादर की आवाम क्या चाहते हैं और हुकूमत क्या कह रही है। पहली दफा ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पे खड़े होकर सच बोल रहा है, लेकिन खैर एनीवे इस हवाले से बात करेंगे। और साथ में हमारे जो नेबरिंग कंट्री इन्हें हिंदुस्तान है, वहां पे भी इलेक्शन होने जा रहा है। अभी वहां पे भी कुछ ही महीने रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी बहुत हल्ला गुल्ला है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही है कि अपने अवाम को या अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींच लाए, लेकिन मोदी साहब इस वक्त भी डटे हुए नजर आते हैं। और कैसे नजर आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूं, और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी न किसी पार्टी को हुकूमत मिलेगी, वो क्या सोचते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसी कोई बात की है? इस पे आज हमारी बहस चलेगी और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। आरजू, थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया। लेकिन थोड़ा सा अगर मोदी साहब को हम सुन ले, क्योंकि इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं कि क्योंकि इलेक्शन हमारा पहले है, इंडिया में बाद में है। वहां वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए, और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है, और हो सकते 3 से भी ऊपर आ जाए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि यार आईएमएफ से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। मतलब इस हवाले से यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी इस हवाले से नहीं बात करता कि वो कहेंगे हाँ यार मैं अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा या इस लेवल पे पाकिस्तान को लाने की कोशिश करूंगा। खैर नहीं, मैं थोड़ा सा मोदी साहब को सुन लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अच्छा आरजू, मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़े, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम आईएमएफ से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें खत्म करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। खैर आरजू से इस वक्त क्योंकि राब्ता टूटा हुआ है, तो जैसे ही वो दोबारा हमारे साथ जुड़ती है तो फिर हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स कम और पॉलिटिशियंस ज्यादा,
वो क्यों नजर नहीं आते इस तरह की बात करते हुए और इस तरह का दावा करते हुए, दावे से अपने सीने पे हाथ रख के, और वो क्यों ये नहीं कहते कि भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा? क्योंकि उनको अपने ऊपर शायद एतबार नहीं है। आरजू जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरजू, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरा इंटरनेट उड़ता रहेगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आज यहाँ पर 9 मुहर्रम है और इसकी वजह से थोड़ा इंटरनेट में जो है वो लोचा है, तो इसलिए वो गड़बड़ है कि बैठे बैठे अचानक मैं भी हैरान हुई कि है मैं कहाँ गई, तो वो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं आईटी के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें ज़रूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सकें, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई, मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में भी मौजूद है, वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज की नहीं है, यकीनन वो होंगे, वो हो सकते हैं कारोबार में ज्यादा तगड़े हो, मैं ये नहीं कहता कि वो, उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहां से, लगाओ दुबई में, लूटो यहां से, लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, या एस्टेब्लिशमेंट, या किसी और? देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में है वो ये कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब इकोनॉमी पे अगर काम करते हैं तो कंट्री के लिए करते हैं, और हमारे जो हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर अगर इंडिया में करप्शन होती, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कोई करप्शन होती हाँ ही नहीं है, बिल्कुल, पूरी दुनिया बहुत में है। बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान के, करप्शन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इंडिया में होती है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया है, जी। बजाय इसके कि लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएं कि क्या कह रही हैं क्या कह रही हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे ये सब मुझे इंडियन फ्रेंड्स ने ही बताया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो करप्शन का पैसा होता है वो अपनी कंट्री में ही लगाते हैं, यस। हमारा फौरन ही बाहर चला जाता है, यहाँ पे रहता ही नहीं। अगर ये लोग भी करप्शन करें और उस पैसे को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें तो शायद जो हमारी हालत है वो पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि इन्होंने बाज तो आना नहीं है। अब चाहे जितना मर्जी पैसा हो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास,
आपको पता है कि वो तो उनकी जो करप्शन है वो तो रोकी नहीं जा सकती, और ना ही रोके जाने की कोई सूरत नजर आ रही है। देखिए, दुनिया ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए, करप्शन को ख़त्म कहीं पे भी नहीं हुई। चाइना में इतनी सख्त सजाएं, वहां पे भी करप्शन है, बाकी दुनिया में भी है। बड़े बड़े जो कंट्रीज में उनकी बात करता हूँ, पाकिस्तान की नहीं बात करता, या इस रीजन की भी नहीं करता, वो वहां पे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अगर इंडिया, हम ये कहते हैं ना कि जी करप्शन करें क्यों, यहाँ वाले क्यों करें करप्शन, मतलब ये तो ऑलरेडी हमें, जिसे कहते हैं कि 76 सालों में हमें इस नहज पे पहुंचा दिया कि हम मांग मांग के, मतलब हाथ जोड़ जोड़ के ले रहे हैं, और बल्कि किसके लिए ले रहे हैं, मेरे और आपके लिए ये नहीं ले रहे ये पैसा। ये जो दावा करते हैं ना कि ये हमने मुल्क को बचा लिया, सर मुल्क को आप सिर्फ अपने लिए बचाते हैं। इस अवाम के लिए बचाया होता तो यकीन करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रेडी वाले की वीडियो देखी है, वो कहते हैं यार मैं बमुश्किल दिन में 500 से 700 रुपए कमाता हूं, मेरा 19,000 का बिजली का बिल है। मुझे ये बताया कि जो रेडी लगाता है उसके घर में कौन से एयर कंडीशनर्स लगे होंगे, कौन सी। तो ये जो मुल्क बचाने वाली जो चूरन है और ये जो ड्रामा है, ये मेरे आपके लिए क्या, मैं कहता हूं कि मेरे आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए 3-3 अरब की गाड़ियां मंगवाओ, ये कर लो वो कर लो। इनकी अयाशियों में कौन सी, मुझे आपको कोई कमी अगर नजर आती है, आप खुद इस्लामाबाद में रहती हैं, ये पॉलिटिशियंस आपको जानते हैं, आप भी जानती है, देखती भी रहती हैं, मुझे ये बताएं इनकी अयाशियों में कोई फर्क पड़ा है? आपको लगता है कि इनके अयाशियों में कोई फर्क पड़ा है जो आईएमएफ से हमने लोन पकड़ा? नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जैसे कि पहले भी कई बार साजिद ताड़ साहब ने भी कहा कि ये पैसा आएगा, बल्कि आएगा भी नहीं, उधर से उधर ही आगे रवाना हो जाएगा, तो ऐसा ही होता है। और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी पे कभी कोई काम हो ही नहीं सका। आज भी आप जानते हैं कि शफर जैदी साहब का इंटरव्यू एक आ रहा है, और उन्होंने उसमें कहा है कि पीटीआई को कहा है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट 1 साल और रह गई होती हाँ, तो इकोनॉमी बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती। लेकिन बात सारी ये कि पहले कौन सी चल रही थी जो इमरान खान ने खराब कर दी। इमरान खान के टाइम पे भी अच्छी नहीं रही, लेकिन कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी साहब के टाइम पर भी इकोनॉमी अच्छी नहीं रही। ये लोग भी कशकोल लेके ही घूमते थे, बल्कि नवाज शरीफ तो हर बार कहते थे कि मैंने कशकोल तोड़ दूंगा, और हर बार नया कशकोल लेकर आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है बहुत सी चीजों में हम इमरान खान को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान से पहले यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। उससे पहले भी लोन्स ही पकड़े जा रहे थे, उससे पहले भी करप्शन ही की जा रही थी, और बहुत से केसेस थे जिसके अंदर ये लोग थे और एक एक करके बाहर आ गए, वो एक अलग बात है। और यही अब इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथियों के साथ हो रहा है कि एक एक करके करप्शन केसेस में अंदर जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन बात सारी यही है कि कंट्री का तो किसी एक ने भी नहीं सोचा, ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना जरदारी साहब ने, ना बाजवा साहब ने, ना उससे पहले के आर्मी चीफ जो थे उन्होंने, ना स्टैब्लिशमेंट ने। हर एक ने अपना खाने कमाने पे ही फोकस रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग जो आसिम सलीम बाजवा और इस किस्म के दूसरे केसेस निकले थे, तो अपने इदारे में से भी 2-4 लोगों को सजा देते, 2-4 लोगों के ऊपर केस चलाते, तो शायद लोगों को लगता कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, और आगे भी होता हुआ कुछ खास उम्मीद नहीं है, इसलिए कोई ये ना समझे कि आगे सुधरने वाले हैं। अच्छा, मतलब अर्जुन एक चीज और है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर कहते हैं ना ये लॉ बना है, ये फला बिल पास हो गया, ये फला बिल पास हो गया, उसमें जो उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो क्या चीज होती है कि वो एक आम आदमी की गर्दन दबोच लो जो पहले ही आपके हाथ में। आपने बिजली महंगी कर दी, बाकी कुछ चीजें महंगी कर दी, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो मजबूरी है, बस वो कहेगा चाहिए बिल तो मैंने पे करना है, बेशक वो कहीं से मांग रहा हो, वो उधार पकड़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो सारी चीजें करता है। लेकिन वो लॉज जो है, अभी रिसेंटली जो छोटी बच्ची का केस हुआ है, एक सिविल जज साहब है, उनकी वाइफ है, कोई हफीज नाम के कोई जज हैं, मुझे ये बताएं कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सरगोदा की मेडिकल रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, फिर लाहौर के हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट की, इतनी सीरियस कंडीशन में वो बच्ची है, और शायद 9 या 10 साल उस बच्ची की, रिजवाना की उम्र है, क्यों नहीं है? तो मुझे कैसे यकीन आएगा कि यार मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, और जो कानून है वो मिस आरजू काजमी के लिए, फखर यूसुफजई के लिए, जनरल आसिम बाजवा के लिए, जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए, वो उमर अता बंदयाल साहब के लिए, वो जो है वो साकिब निसार साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक जैसा है।
मुझे यकीन आएगा या आपको आएगा या किसी बिल्कुल। आम पाकिस्तानी को आएगा। देखिए, बल्कि अभी मैं वही नाम ढूंढ रही थी फोन में और ट्विटर पे नाम आया है उन सिविल जज साहब का, आसिम हफीज जी, उनका नाम हासिम है। हफीज, हासिम जी, हफीज। बिल्कुल, मैं वही अभी ढूंढ रही थी कि उनका नाम क्या है। तो खैर, एक नाम का एक हिस्सा तो वही है जो हमारे आर्मी चीफ का है, तो इस तरीके जी से याद रख लिया जाएगा। तो जी जी, आसिम हफीज नाम है। और जैसा कि देखा गया कि बिल्कुल उनको जो है वो अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया उनकी बीवी को। और पकड़ा ही नहीं था, अच्छा, पहले ही कह बेल तो हो गई, ये रहे हैं कि जी, बल्कि उन जज साहब की पिक्चर अरेस्ट भी है। नहीं हुई, ये अर्जुन अरेस्ट नहीं हुई। ये आसिम हाफिज और इनकी वाइफ की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उन जज साहब की मिल गई है जिन्होंने जमानत दी है। ठीक है, वो उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन बहरहाल जमानत नहीं होनी चाहिए थी, अरेस्ट बिल्कुल होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि अमीर के लिए कुछ और कानून है, yes. गरीब के लिए कुछ और कानून है। और ये इस तरह से बच्चों को घर में रखते हैं और एज अ सर्वेंट, और उसके बाद मारपीट होती है। तो ये तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों को रखना भी मना है, आप उनको उनसे काम नहीं करवा सकते, उनको एज अ सर्वेंट नहीं रखा जा सकता, मगर वो भी रखा जा रहा है। और मजे की बात ये कि जज साहब के घर में रखा जा रहा है, जो खुद जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के साथ रहें और कानून के हिसाब से चलें, उनके घर में ये गैर कानूनी काम हो रहा था और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अभी भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा। उस बच्ची की हालत काफी खराब है और मुझे नहीं लगता कि वो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। लेकिन इनको ना कोई सजा होगी, इन मुजरिमों को ना कुछ, ये आराम से निकल जाएंगे और उसके बाद उसी तरीके से शान से बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ वहां आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे। और कोई कुछ नहीं कह रहा होगा, सब बढ़ बढ़ के सलाम कर रहे होंगे, गाड़ी के दरवाजे खोल रहे होंगे। क्योंकि यही हम लोगों की आदत है, यही हम लोगों की औकात है कि हम जो बड़े लोग होते हैं उनके आगे, उनके बड़े से बड़े जुर्म के ऊपर भी जो है वो उनको कुछ नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही है। और आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले इस्लामाबाद का सेक्टर I8 था, हम्म। वहां पे भी एक जज साहब के घर में इसी तरह की छोटी बच्ची के साथ यही कुछ होता रहा। उसकी वीडियोस भी वायरल हुई, लेकिन उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, कोई खास तब्दीली वहां पे नहीं आई। आरजू शहबाज शरीफ साहब ने एक रोज का दौरा किया गवादर का, क्योंकि शायद ये आखिरी उनका दौरा होगा मेरे ख्याल में, एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, वैसे तो जा सकते हैं। वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक बात ये कि जी गवादर तो हम बना रहे हैं या बन रहा है या बन चुका है या जो भी है, लेकिन यहाँ की आवाम ये सवाल करती है कि भाई हमें गवादर से क्या फायदा। हम्म। पोर्ट बड़ा हो, छोटा हो, गहरा हो, नहीं हो, बड़े जहाज आए, छोटे जहाज आए, 1 लाख टन की हैंडलिंग हो या 1 करोड़ टन की हैंडलिंग हो, हमें क्या फायदा। क्योंकि उनको अगर फैसिलिटेट नहीं करते तो फिर वाकई में उस चीज का क्या फायदा। और दूसरी बात उन्होंने की कि जी लास्ट 5 ईयर में सिर्फ 1 लाख टन वहां पे हैंडलिंग हो सकी। जब सीपैक के हवाले से हमने शोज किए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उनके वही चाहिए थे लोग जो बहुत सारा पैसा उन्होंने इमरान खान साहब से कमाया है, वो कहते हैं कि जी ये किसी दुश्मन मुल्क के जो है ना प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने हुए। और ये मैं सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये आपकी या मेरी बात नहीं, बहुत हम्म। सारे लोग अगर ऐसी बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके दुम पे पाँव रख लिया हो। वो चीखते चिल्लाते तो कहते यार ये देखो झूठा प्रोपेगेंडा कर। अब ये प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ये बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल। देखिए, शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से अभी वाहिद प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं भी कहनी चाहिए। और सच बोल जाते हैं बहुत बार। वो जैसे गए थे जी, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो वो भी उनका बड़ा चला था। और इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब कई बार मुझे लगता है बड़े ही मासूम से और सीधे से इंसान है कि वो सच बोल जाते हैं। और यही बात उन्होंने गवादर को लेके भी की। बिल्कुल, गवादर के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ पे जिनकी रिहाइश है या जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके लिए यही कहा जाता है कि उनको कोई फायदा नहीं है सी पैक का। वैसे तो अभी तक हमें भी कोई फायदा नहीं है, जो कई हजार मील दूर रहते हैं, हमें भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो लोकल्स हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि इसका अगर किसी को फायदा होगा तो वो चाइना होगा। हमें सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं। और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी बहुत तंग है। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और ये सी पैक जो है, ये मुझे नहीं लगता कि इससे ये कोई खास फायदा उठा पाएगा, खासतौर पे पाकिस्तान। क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो तो एक मजदूर की तरह, एक लेबर वाली जिंदगी गुजारते हैं,
सारी पावर और सब कुछ तो चाइनीज के हाथ में ही है। तो अब लोकल्स ने बोलना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मगर उनकी सुनेगा कौन? कोई नहीं। उनके पास ताकत नहीं है। वो बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे कि जी हमारी जगह पे कब्जा कर लिया है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर साउथ एशिया में खास तौर पे गरीब के प्रोटेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती। वो करते करते मर जाते हैं, मुकदमे करते करते कई नस्लें खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो मुझे भी यहाँ यही लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। प्रोटेस्ट बहरहाल वो लोग करते रहेंगे। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए कब से कितनी बार कितनी चीज़ों पे प्रोटेस्ट हुए हैं। कोई एक चीज़ तो नहीं है, बहुत सी न्यूज़ तो मैंने और आपने कवर भी की है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ भी ठीक नहीं किया गया। तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक चीज आपने चाइनीज की बात की, लेकिन मैं लास्ट 2 ईयर से मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम किया, 2-3 साल ऑलमोस्ट हो गए। तो वो अपना रोना रो रहे हैं। बिलीव मी, वो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे तकरीबन $50 बिलियन फंसे। मैं आपको सही बात बताऊं, कोई ये नहीं कि चाइनीज की कोई वो ले रहा हूँ साइड। यकीन करें कि अगर आप उनको मिले तो वो अपना रोना रो रहे कि यार हमारे अपने पैसे फंसे हुए। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें। तो हम तो वो लोग हैं कि हम ऐसा घुमा देते हैं बंदे को कि वो फिर बेचारा जो है वो मतलब तो समझ फिर उसको नहीं। इस प्रोजेक्ट में हंस कौन रहा है? मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट में फिर सिर्फ इसमें हंस आसिम सलीम बाजवा और इसी जैसे दूसरे फौजी और एजेंसी के लोग जो हैं वही हंस रहे हैं, नहीं, इसलिए कि इसमें बाजवा तो कंपनी वाकई वो मतलब वो तो खुश हैं और खुश ही रहेंगे। मतलब इतनी बड़ी चेन बना दी है। ऐसा तो नहीं है। और तो अगर ये एक नाम है जो आपके सामने है। नहीं, वो तो ऐसे एक कई बस वो होंगे। सामने भी आ गया, वरना क्या जरूरत थी? मतलब कोई हाँ। जरूरत नहीं थी खामखा का वो करके। और वो भी इमरान खान थे जिन्होंने इनको क्लीन चिट दी थी। तो इस तरह वो के तो कई नाम है। तो बिल्कुल अब हाल ये है कि वो आप जैसे कह रहे हैं कि चाइना वाले भी रो रहे हैं और गवादर के अपने लोग जिनकी वो जमीन है, जिनका वो हक है, वो भी रो रहे हैं। तो बीच में हंस कौन रहा है? यकीनन बीच में फिर भाई लोग ही हंस रहे होंगे। अच्छा। नंबर वन वो जो अफसार आलम साहब कहते हैं नंबर वन, वही हंस रहे होंगे फिर। सर हमारी तो मैडम हमारी तो नंबर 1 है। अब क्या करें, हम जो मर्जी कह दे लेकिन वो है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, और वो ये कि आजकल बहुत ज्यादा खवातीन धड़ा आ रही है। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। अभी मैं एक जगह पे देख रहा था, कहते हैं कि यार एक मैट्रिक पास लड़के ने एक खातून के साथ उनकी शादी हुई है, कोई अमेरिका से शायद आई है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहां पे लिखा हुआ था कि आप ऐसा करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक FA FSC के, उनके पास अमेरिका जाने का शायद इससे आसान कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि वैसे तो आपको पता है वीजा तो बाद की बात है ना, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। 2-2 साल पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज का वैसे मुझे नहीं पता व्यूअर्स, मैं आपको पाकिस्तान की बात बताऊंगा। 2-2 साल अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही। तो उन्होंने मशवरा दिया कि यार वैसे ही हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जाना चाहते हैं ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो अगर वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो शायद उनकी जो है ना कामयाबी उनके कदम चूमेगी। आप क्या मशवरा देंगी उनको, और इन खवातीन के हवाले से क्या कहेंगी? उसमें मुझे याद आया कि कोई मैं वीडियो देख रही थी किसी की, वो होती है ना अक्सर इंस्टाग्राम पे या कहीं, तो उन्होंने कहा कि वो जो सॉक्स हैं वो धो के पहना करें, क्या पता कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और सॉक्स सूख के वापस चली जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो लोग ये सोच रहे हैं, और उन बेचारों को मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी मर्जी है। लेकिन ये जरूर है कि सब लड़कियां ही आ रही हैं, सारी फीमेल्स ही आ रही हैं, और कोई भी ना तो अमेरिका से, ना तो ऑस्ट्रेलिया से, ना तो वहाँ इटली से, और ना ही इंडिया से कोई भी मर्द या लड़का जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़कियां इधर से उधर, उधर से इधर हो रही हैं। तो बस होने दे, ठीक है जी। जो जिधर रहे खुश रहे। बस ये है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और ये जिस किस्म की टेंशन रहती है कंट्रीज के बीच में वो ना हो। बाकी यार की अपनी लाइफ है, कोई भी कहीं जा सकता है। और अगर किसी को इसके समय वीजा का प्रॉब्लम तो खैर पाकिस्तान में बहुत ही रहता है, आप जानते हैं। तो ऐसे करके भी लोग निकल जाते हैं। तो अगर आपका इरादा हो आप भी निकल जाइए अमेरिका। अमेरिका कहीं पे नहीं, चांस तो मेरा बड़ा वैसे अच्छा है। और नहीं वैसे मेरा इंटरेस्ट तो इंडिया से आगे नहीं बढ़ता। तो मैं तो अगर कहीं गई भी घूमने फिरने या मिलने के लिए दोस्तों से, तो मेरे बहुत से दोस्त इंडिया में, अगर कभी जा पाई तो इंडिया ही जाऊंगी। लेकिन तो लग नहीं रहा कि इस जन्म में जा सकूंगी। जिस तरह की आपस में एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरा इंडिया जाना होगा। हो सकता है अगले किसी जन्म में।
नहीं, मैंने वैसे मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, मैंने इस तरह बिल्कुल नाम लिखा जाना ना कहीं और जाना, मैं पाकिस्तान में ही ठीक हूँ, अपने नंबर 4 पासपोर्ट के साथ में जी रहा हूँ और जीता रहूंगा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन एक चीज कहूंगा कि आरजू, अगर ये चीजें चलती रही है, मतलब आना जाना चलता रहा, कभी इंडिया यहाँ से पाकिस्तान से कोई वो बंदी, क्या नाम है, सीमा हैदर, वो यहाँ से गई और इस तरह फिर वहां से अंजू अंजू है शायद, अंजू है जी जी। गालिबन, तो अगर वो उस तरह के यहाँ पे आना शुरू हो गए तो मुझे लगता है बहुत हालात जल्दी नॉर्मलाइज होने की तरफ चले जाएंगे क्योंकि इतनी रिश्तेदारियां हो जाएंगी लोगों के बीच में कि फिर लाजमी सी बात है, क्या करेंगे, रिश्तेदारों को तो नहीं रोका जा सकता ना। अब वो मोदी साहब अब हो वहां पे या कोई यहाँ उधर पे, से जी अंजू जो आई है, फगर वो तो आप ही के एरिया में आई है, आप ही के इलाके में आई है, केपीके में, और आप लोग अपर धीर, तो केपीके में ही है ना, तो बिल्कुल आप लोग, केपीके का बड़ा आप लोग खूबसूरत, तो बड़े वो ड्रोन कैमरे से गाने शाने बना रहे हैं, तो देखें, हमें तो लगता था कि पठान बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन ये नहीं कि नहीं नहीं बड़े नहीं नहीं, नहीं, मॉडर्न ख्यालात के नजर आए, तो अच्छा है, अच्छी आरजू, बात है। हमारे हवाले से ये जो कुछ बातें हैं ना, यकीन करें, ये हमारे पश्तो में चच कहते हैं ना, जिसमें वो दाने साफ किए जाते थे, आप तो खैर शायद नहीं जानती होंगी, मेरे जैसे गांव का रहने वाला बंदा जानता है, तो वो हमारे साथ वैसे ही बांधा गया कि पठान ऐसे होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत तरीन इलाका है खैबर पुख्तनख्वा का, कुमराट वैली यहाँ की, जिन जिन लोगों ने भी देखी हुई, अगर नहीं देखी आप वीडियोस में देख सकते हैं, आपको यकीन करें कि नहीं फील होगा कि ये शायद पाकिस्तान का कोई इलाका इतना खूबसूरत ही, नेचुरल ब्यूटी है वहां पे, पानी है, जंगल है, तो और लोग ऐसे नहीं है, मतलब उसको बड़ा वेलकम किया गया, और वाकई में ड्रोन शूट्स ऐसे हो रही थी जिस तरह की मतलब मॉडलिंग कर रहे हैं। हालांकि दीर एक दूर इलाका है, मर्दान से, पेशावर से, या जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वहां से काफी दूर है, तकरीबन आपको 4 से 5-6 घंटे लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, लेकिन इसके बावजूद हमने ये सारी चीजें देखी, ट्विटर पे धड़ाधड़ उनकी वीडियो शेयर हो रही है। लेकिन मैं एक बात, बाकी चीजें लोग जो अपनी थॉट्स हैं, हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि यार बाकी जो उसने किया, मुझे यार उससे कोई वो नहीं है, लेकिन एक तरीके के तहत अगर है तो बिल्कुल आप करें। कोई लोग कहते हैं जी फोर्स कन्वर्जन ये वो, मैं कहता हूं मैं बिल्कुल इसके हक में ना कविता न हूं और ना रहूंगा। बाकी अगर दो लोग खुश हैं, वो हिंदुस्तान से यहाँ कोई जाता है या हिंदुस्तान से यहाँ कोई आता है, तो मेरे ख्याल में मैं उसमें फिर कुछ नहीं कहता। और उनके ड्रोन शूट्स मुझे वैसे बाय द वे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आरजू उनके ड्रोन शूट से, और बड़े वायरल हैं आजकल। तो खैर इसी तरह करना चाहिए, बाकी चीजें चलती रहेंगी। ये तो 75-76 साल हो गए, हो सकते 175 साल हो जाए, ये नोक जोंक चलती रहेगी, कभी उधर से कुछ होता है कभी इधर से। अब आइंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन चलता रहना चाहिए सिलसिला अच्छे तरीके से। आरजू, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।